नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी हेल्प के लिए मैं एक पोएम लूँगा जिसमें से उसकी समरी लेके मैं उसमें से कुछ नोट्स बनाऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को रिलेट करके दिखाऊँगा, ताकि आपको पूरी पोएम लाइन बाय लाइन ना याद करनी पड़े और सिर्फ आप उन नोट से ही उसमें एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं जो कि आपके क्वेश्चन को टैकल करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैं अभी आपको एक दो पोएम है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस और दूसरी पोएम है टू ए स्काई लाइक। इन दोनों की समरी से मैंने कैसे मैंने पॉइंट टेक आउट किए हैं आप देख सकते हैं। जैसे पहली जो पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसमें जो मेन सेंट्रल थीम है उसकी वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका इम्पैक्ट किस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ पे हुआ है और वो क्या सोचते हैं उसके बारे में। द वर्ल्ड, इसमें जो टाइटल है वो मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है और द टू मच विद अस ये मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्डली थिंग्स है वो कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रही है और कैसे हमें कंट्रोल कर रही है उसके बारे में है। अब ये बात है निमोनिक की। निमोनिक याद रखना क्यों ज़रूरी है और निमोनिक बनाना क्यों ज़रूरी है। देखो यहाँ तीन चीज़ है। सेंट्रल आइडिया जो मतलब पूरी मेन थीम है एक पूरी पोएम की, पोएम का राइटर और पोएम का नेम। ये तीनों चीज़ जब तक आप एक साथ एक जगह नहीं रख पाओगे तब तक आपको बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मैं आपको रियल क्वेश्चन जो मैंने फेस किए हैं एग्ज़ाम में उनके हिसाब से बता सकता हूँ कि अगर आप, कई बार ऐसा होगा आपके सामने कि आप राइटर याद रख पाओगे, उसकी वो पोएम भी याद होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उस पोएम में था क्या। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस पोएम की आपकी पूरी समरी याद हो लेकिन ये तक नहीं पता कि उसका राइटर कौन है। तो ये तीनों चीज़ अगर आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्ड करके आपके दिमाग में बैठ गई तो बहुत ईजी होता है क्वेश्चन को टैकल करना। इसीलिए यहाँ पे निमोनिक का काम याद आता है। अब निमोनिक, जैसे इस पोएम को याद रखने के लिए हम राइटर का नाम यूज़ करेंगे, वर्ड्सवर्थ। अब वर्ड्सवर्थ से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं, वर्ल्ड और दूसरी चीज़ वर्क। अब इन तीनों चीज़ को एक साथ रिलेट करके याद रखने के लिए वर्ल्ड, वर्क और वर्ड्स, इन तीनों को अगर आप रिलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, और वो मेनली किस पे फोकस थी, वो वर्क पे फोकस थी, मतलब इंडस्ट्रियल थीम पे उसकी फोकस थी। अब इसमें नोट्स किस तरीके से, हम मान लो कि हमने समरी पढ़ ली पोएम की, लेकिन उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं या क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम उसी को सिर्फ लेंगे और उसी को पढ़ेंगे। जैसे शुरुआत करते हैं, इसमें से सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे, दिस इंडस्ट्रियलिज्म गेटिंग अस कंट्रोल्ड। इंडस्ट्रियलिज्म हमें कंट्रोल कर रहा है। किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है कि वी अर्न मनी टुडे टू स्पेंड इट टुमारो, हम आज पैसा कमाते हैं कल खर्च करने के लिए, जो कि हमारी टोटल वेस्ट ऑफ पावर है। हम अपनी पावर को वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा विलियम वर्ड्स का कहना है अपनी पोएम में। दूसरा, अगर हम इस पोएम को देखोगे तो कि इसमें तीन फेस है पोएम के, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल। इन तीनों के बेस पे ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को इंडस्ट्री और ह्यूमन नेचर के साथ कनेक्शन दिखाया है। नंबर 3 पे है अर्बन लाइफ टेक अस अवे फ्रॉम द नेचर लाइफ। किस तरीके से अर्बन लाइफ ने हमें नेचर से दूर किया है, किस तरीके से हमारी खुशियाँ कम हुई है। नेचर को उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया है इस पोएम में। अब चलते हैं डी पॉइंट में, वी हैव गिवन अस आवर हार्ट फॉर दिस लाइफ। विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है कि हमने सब कुछ ही इस लाइफ के लिए दे दिया जो हम फिलहाल जी रहे हैं, जो कि एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, जिसमें अर्बन लाइफ और ये सब चीज़ इन की वजह से हम कल लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं और नेचर से दूर हो गए हैं। ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना था। नंबर 5, इस पोएम में दो गॉड है जिनका कनेक्शन भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिखाया है, गॉड ऑफ ओशन प्रोटियस और ट्रिटन गॉड ऑफ विंड। ये दोनों भी आपको याद रखनी है। अब अगर आप पोएम को लाइन बाय लाइन याद रखेंगे तो ये चीज़ें नहीं आती उस टाइम पे याद तो ऐसे पॉइंट याद रखोगे ना तो आपको पोएम को पूरा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन पॉइंट को याद रखना है जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये दो गॉड है। अब आगे पोइट जो चाहता है वो चाहता था कि वो एंशियंट ग्रीक कल्चर में ही पैदा होता, क्योंकि उस टाइम पे वो मानता है कि जो एंशियंट ग्रीक लोग थे वो नेचर के ज़्यादा करीब थे, क्योंकि वो वर्शिप करते थे गॉड ऑफ ओशन की और गॉड ऑफ विंड की। इसीलिए उसका विलियम वर्ड्स ने प्रोटियस और ट्रिटन का पॉइंट दिया है अपनी पोएम में।
मेंशन किया है इन दोनों गॉड को। वी आर द पार्ट ऑफ मशीन अवे फ्रॉम द नेचर, ये लास्ट में समरी करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने यही कहा कि हम एक तरीके से मशीन की तरह काम करते हुए जा रहे हैं और नेचर से दूर होते हुए जा रहे हैं। तो मेनली हम ये देख सकते हैं कि पूरी पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस तरीके से इंडस्ट्री ने हमारे ऊपर इम्पैक्ट किया है और हमें नेचर से दूर किया है, ये है। अभी दूसरी पोएम हम पढ़ेंगे पीबी शैली की टू ए स्काईलार्क। इसमें भी अब हम देखेंगे तो जो पीबी शैली थे वो एक रोमांटिक पोएट थे। ये पोएम लिखी गई थी 1820 में, 105 लाइन्स और 21 स्टैंजा। अब मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे हमारा काम शुरू होता है। क्यों हम समरी से पॉइंट बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं? क्योंकि आपको 105 लाइन याद रखना और 21 स्टैंजा, मतलब इतना बड़ा एक सेक्शन याद रखना पोएम का आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल होगा। हर चीज़ आप याद नहीं रख पाओगे और याद रखने की कोशिश कर पाना भी बेवकूफ़ी है। इसकी राइमिंग स्कीम ए बी बी बी। और पीबी शैली इसमें एक वॉकिंग इंसिडेंट है, जब वो अपनी वाइफ के साथ शाम को घूम रहे थे तो बर्ड जो है स्काईलार्क को देख के उन्होंने क्या थॉट लिए और क्या थॉट उन्होंने अपनी पोएम में बताए हैं, वो इस तरीके से है। सेंट्रल थीम इस पोएम की पूरी है नेचर एंड ह्यूमन कनेक्शन। अब आगे इसकी निमोनिक की बारी। निमोनिक याद रखना, जैसे मैंने बताया था इंपॉर्टेंस क्या है निमोनिक की। इस पोएम में भी हम निमोनिक बनाएंगे स्काई से। स्काई से देखो एस और वाई शुरुआत में, ऐसे ही पीबी शैली के नाम में भी एस और वाई। एक निमोनिक यहाँ से तैयार हो गया हमारा स्काई और शैली, एस वाई। यहाँ से हमें याद आ जाएगा कि स्काई के नाम से पीबी शैली ने भी कुछ लिखा था। और दूसरा निमोनिक है इसका ये कि स्काई में क्या कौन उड़ते हैं? बर्ड्स। तो बर्ड से हमें समझ गया कि आकाश में कुछ उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? बर्ड उड़ते हैं। बर्ड मतलब स्काईलार्क। तो पीबी शैली की एक स्काई से रिलेटेड पोएम थी जिसका नाम था स्काईलार्क। अब इसके नोट्स है कुछ पोएम के। अब देखो इस इतनी बड़ी पोएम में हम हर चीज़ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते, लेकिन जिन पे हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं उन पॉइंट्स को हम अपनी पोएम नोट्स में रखेंगे। जैसे पोएट क्या प्रेज करता है? पोएट स्काईलार्क जो बर्ड है उसकी सिंगिंग को प्रेज करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो स्काईलार्क वो अपने पूरे हार्ट के इमोशंस को शो कर रही है अपनी सिंगिंग में। अब पोएट कह रहे हैं कि स्काईलार्क सिंगिंग करते हुए हायर और हायर इसके आकाश में उड़ती जा रही है। इससे वो बर्ड्स का फ्री नेचर दिखा रही है। वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बर्ड अपने फ्री नेचर को प्रेजेंट करते हुए आकाश में ऊंचे से ऊंची उड़ती जा रही है। अब तीसरा पॉइंट है कि कलर्स ऑफ स्काई इज मेंशन। पीबी शैली ने इस पोएम में बर्ड की सिंगिंग को एक म्यूजिकल साउंड की तरह रिप्रेजेंट किया है, जो कि बहुत डिवाइन है, बहुत अच्छी है। और स्काई के जो कलर है अलग अलग तरीके से उन्हें भी उन्होंने मेंशन किया है इस पोएम में। अब एक पोएम में एक रेफरेंस है मून को उन्होंने सिल्वर स्फीयर को बताया है। मून को उन्होंने एक सिल्वर स्फीयर बताया है, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे सुबह मून गायब हो जाता है उसी तरह स्काईलार्क भी धीरे धीरे सुबह उसकी सिंगिंग भी गायब हो जाती है, ये बताया है। अब चौथा पॉइंट है स्काईलार्क सॉन्ग एज गोल्डन लाइन्स ऑफ सन। अब इसका कंपैरिजन है स्काईलार्क की जो सिंगिंग है, जो इतनी डिवाइन सिंगिंग है, वो किस किस से कंपेयर कर रहा है सिंगर। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गोल्डन लाइन ऑफ सन, जैसे कि सुबह की जो सूरज की जो स्वर्णिम किरणें होती है उनके साथ उनका कंपैरिजन किया है। रेनबो के साथ उनका कंपैरिजन किया है कि जैसे बारिश होती है तो जो रेनबो बनता है, मतलब एक डिवाइन नेचर के साथ उनका बहुत अच्छे से कंपैरिजन किया है। एक महल की रानी से उसका कंपैरिजन किया है। और एक ग्लोवोम जो कि शायद जुगनू आप बोलते हो, जुगनू से उसका कंपैरिजन किया है कि जैसे जैसे जुगनू अपनी धीरे धीरे गोल्डन शाइन को फैलाता है ऐसे ऐसे ही उसकी सिंगिंग मतलब बहुत अच्छे से पूरे नेचर में डिलाइटनेस फैला रही है। कुछ और कंपैरिजन पीबी शैली जी ने किए थे जिसमें उसका रोज़ शोवर ऑफ रेन। अब शोवर ऑफ रेन का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आएंगे। और इसका कंपैरिजन कुछ ऐसे हैं कि जैसे बारिश फूलों पे पड़ती है तो वो उनके ऊपर जमी हुई मिट्टी, उनके ऊपर जमी हुई धूल को हटा देती है और फूलों को नया जीवन की तरह देती है। ऐसे ऐसे कंपैरिजन पीबी शैली ने किया है और एक सुपर नेचुरल बीइंग की तरह है ही स्काईलार्क को रिप्रेजेंट किया है। और जाते लास्ट में पीबी शैली पूछते हैं कि स्काईलार्क की इंस्पिरेशन क्या है? इतनी खुशी के पीछे उसकी इंस्पिरेशन कहीं माउंटेन तो नहीं, कहीं वेव्स तो नहीं, नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें तो नहीं हैं? वो पूछते हैं उससे
स्काईलार्क का क्या इम्पैक्ट रहा है राइटर पर? राइटर चाहते हैं कि वो भी स्काईलार्क की तरह डिलाइट रहे, खुश रहे। वो चाहते हैं कि उसका थोड़ा सा भी अगर वो सीख पाए उस स्काईलाइट से, उस बर्ड से कैसे खुश रहा जा सकता है, इतनी हैप्पीनेस और इतनी डिलाइटनेस उसमें से अगर वो सीख पाए, तो ये राइटर की इच्छा है। अब आते हैं हम MCQ पे। हालांकि यही क्वेश्चन नहीं होंगे कि एग्ज़ाम में जो होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम समरी के जो हमने नोट्स बनाए हैं उनमें से भी हम क्वेश्चंस को कैसे देख सकते हैं, मतलब हम रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जैसे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कि पोएम की जो फीलिंग क्या है वो कैसी है, नॉस्टैल्जिया और सैडनेस। ये पोएम के आप पूरा पढ़ने के जो पॉइंट नोट्स बनाए हैं उसी से पता चल सकता है। दूसरा, एंशियंट गॉड प्रोटियस और ट्रिटन का कनेक्शन, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि टू सजेस्ट ए बेटर कनेक्शन विद नेचर, क्योंकि एंशियंट ग्रीक लोग क्या थे, वो पूजा करते थे ओशन की और विंड की। इसमें एक रेफरेंस था गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ये जो मैंने आपको शुरुआत में भी एक रेफरेंस में मैंने बताया था, आपको दिखाता हूँ अभी। टू अर्न मनी टुडे एंड टू स्पेंड इट टुमारो, ये जो रेफरेंस था, ये ही रेफरेंस आपको यहाँ पे गेटिंग एंड स्पेंडिंग में बताया गया है। और ये किसको क्रिटिक करता है? मटेरियलिज्म को क्रिटिक करता है। एक रेफरेंस था इसमें प्लेजेंटली, ये करता है ग्रासिमिडो को रेफ़र करता है। सोडिड बून, ये रेफ़र करता है सेमफुल और डर्टी एक्ट को। और इसमें मीटर जो है वो है आयम्बिक पेंटामीटर, और ये जो पूरा सोनेट है ये है पेट्रार्कन सोनेट। यहाँ से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आपको पोएम की पूरी थीम और पूरा आइडिया पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हो। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। अब दूसरा इसमें है 2A स्काईलार्क, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज हुई थी? अपोस्ट्रोफी। अच्छा, इसमें जो 21 स्टैंजा है उसमें 5-5 लाइन के जो 5-5 लाइन है हर एक स्टैंजा में, और उसमें से 4 लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, इसको मैं इंपॉर्टेंट नोट कर देता हूँ। इसमें से जो 4 लाइनें हैं वो है ट्रोकिएक ट्राईमीटर, और 5वीं लाइन जो है उसकी अलेक्जेंड्राइन मीटर, इसको हम आयम्बिक हेक्सामीटर भी कहते हैं, और राइम स्कीम मैंने पहले भी बता दी थी। स्काईलार्क हाइड्स एंड द पोएट आल्सो हाइड्स इन द लाइट ऑफ, देखो एक पोएम में एक रेफरेंस है जहाँ पे स्काईलार्क भी गायब हो जाती है और धीरे धीरे पोएट भी गायब हो जाता है, वो अपने थॉट में खो जाता है, ये एक रेफरेंस है। स्काईलार्क को द क्रोनर ऑफ ग्राउंड भी कहा गया है, ये आप याद रख सकते हैं, मेरे हिसाब से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रेन अवेकन फ्लावर्स, ये मैंने आपको रेफरेंस पीछे ही समझाया था अभी, कि किस तरीके से फूलों पर जमी हुई धूल और मिट्टी को रेन हटा देती है, उन्हें नया जीवन देती है। स्काईलार्क को कुछ और चीज़ों के साथ कंपैरिजन किया था, ए क्लाउड ऑफ फायर, ए अनबॉडीड जॉय और स्टार्ट ऑफ हेवन। इस तरीके से हम समरी में से जो हमारे नोट्स बने थे उनमें से हम अपने MCQ ले सकते हैं और उन्हें क्वेश्चन के साथ रिलेट कर सकते हैं, उनके बीच एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ तक हमारी दोनों पोएम का समरी के साथ जो हमने नोट्स बनाए थे, नोट्स और उनके साथ जो MCQ हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप कमेंट्स में किसी भी गलती को बता सकते हो और उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसमें आप से अपने सजेशन दे सकते हो। ऐसे ही हम आगे आने वाली पोएमों को भी उनके निमोनिक्स, उनके नोट्स और उनकी सेंट्रल थीम को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही नोट्स बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आगे आती रहे तो प्लीज़ कमेंट करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब प्लीज़।